नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट नंबर 6 में। और आज है वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व निद्रा दिवस। तो इसके लिए हमारा एक खास पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, खास तौर पर खर्राटे से जुड़े दुष्प्रभावों के बारे में। और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। इसके लिए हमारे पास आज दो एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर श्रीनिवास किशोर से। डॉक्टर श्रीनिवास किशोर हैदराबाद से हैं और वहाँ पे ईएनटी की प्रैक्टिस करते हैं। स्लीप एपनिया और उससे रिलेटेड सर्जरीज में सर का खास इंटरेस्ट है। दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सौरभ मित्तल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स नई दिल्ली से। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द शो सर। हम सब अपनी एक तिहाई जिंदगी सोते हुए गुजारते हैं, लेकिन जो दो तिहाई जिंदगी है हमारी, जिसमें हम जगे हुए रहते हैं, उसकी बीमारियों की तो बात अक्सर किया करते हैं, लेकिन जो सोई हुई हमारी जिंदगी है उससे रिलेटेड बात कोई नहीं करता। हमारी जो दिक्कतें उस दौरान होती हैं, हम उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। खर्राटे लेना आज भी गहरी नींद का सूचक यानी कि इंडिकेटर माना जाता है, जो कि हम सब जानते हैं पूरी तरह गलत है। तो पहला सवाल मेरा डॉक्टर श्रीनिवास किशोर से है। सर, क्या खर्राटे लेना किसी बीमारी को इंडिकेट करता है? और जो लोग खर्राटे लेते हैं, क्या उनको किसी डॉक्टर से राय लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अनुपम। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया आपने, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू कम टू टॉक अबाउट this very specific condition called obstructive sleep apnea. थैंक यू सर। Obstructive sleep apnea का जो मेन लक्षण होता है वो स्नोरिंग होता है। So स्नोरिंग होती क्या है एक्चुअली? Snoring by definition is the sound generated by partial or complete airway obstruction. अगर सांस की नली अगर completely और partially बंद हो जाती है सर। तब स्नोरिंग आती है। जी सर। नाउ स्नोरिंग की एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो ये आई मीन 2 पॉइंट्स ऑफ लाइफ, 2 एंड्स ऑफ लाइफ में देखा जाती है। किड्स सर। में भी देख सकते हैं, एडल्ट्स में भी देख सकते हैं। किड्स में जो जब हम देखते हैं दैट इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि सांस की नली ब्लॉक हो रही है। एडल्ट्स में भी वही बात हो रही है, बट जिस कारण से बच्चों में ब्लॉकेज होती है और स्नोरिंग होती है वो कॉज एडल्ट्स में नहीं देखते हैं। सो जब हम बच्चों की बात करते हैं, यूजुअली टॉन्सिल और एडिनॉइड जिसको हम बोलते हैं सर। वो सांस की नली के बीच में, वो एयरवे में बीच में आ जाता है और सांस लेने के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सर। So that results in what we call as increased work of breathing. ये सांस अंदर बराबर से नहीं जा रही है तो लंग वर्क कर रहा है, increased वर्क कर रहा है सांस अंदर जाने के लिए। सर। That would be one reason for snoring in kids. That may not be the only reason, but that may be one of the reasons. यस सर। Now जब बड़ों में होती है, टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बड़ों में जनरली होता नहीं है। सर। बड़ों में ये होता है कि सांस की नली जो नाक के पीछे से लंग तक जाती है वो कहीं कहीं भी नैरो हो जाके वो ब्लॉक होके सांस अंदर वो नैरो ओपनिंग से बराबर से नहीं जाने के कारण से ये हो जाता है। सर। तो आ, जब ये एक्सप्लेनेशन से ये देखा जाता है कि स्नोरिंग इज ए रिजल्ट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो सांस अंदर बराबर से नहीं जाने के कारण से ये हो रहा है, तो ये इजीली नहीं, आई मीन जैसा यू अब इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि स्नोरिंग जनरली एक लाइट चीज जैसा है, ये या एक जोक के जैसा लिया जाता है, बट वैसी बात नहीं है। जी सर। तो सर, क्या क्या अगर बड़ा भी स्नोरिंग कर रहा है और खर्राटे ले रहा है तो उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
जी, आई थिंक द ट्रिक इज कंसिस्टेंसी। अगर बच्चा हफ्ते में एटलीस्ट मोर देन 2 to 3 times अगर वो स्नोर करता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तब डेफिनेटली आपको ईएनटी के पास या पल्मनरी फिजिशियन के पास लेके जाना होगा। ओके अनफॉर्चुनेटली, और ये स्टेज पे और ये प्लेटफॉर्म पे इन्हें मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी यार ये अनफॉर्चुनेट बात है कि काफी पीडियाट्रिशियंस को और काफी जनरल जो जीपीज होते हैं उन लोगों में इस बात को लेके इतना नॉलेज नहीं है। तो सर। डायरेक्टली एक्चुअली पेशेंट को ईएनटी के पास लेके आ सकते हैं या पल्मनरी फिजिशियन के पास लेके आ सकते हैं, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस टू एजुकेट everybody, whether they are general physicians or pediatricians, to the ill effects of this problem, whether it is a child or whether it is an adult, to seek medical attention about this particular problem. Sure, sir. So, sir, my next question is from Dr. Saurabh. Sir, what do you think? What is the prevalence of sleep apnea in our country? कितने मरीज हैं इस प्रॉब्लम के हमारे देश में? और एक रिसर्च डॉक्टर एडम बेंजफील्ड ने किया है जिसमें वर्ल्ड का उन्होंने डेटा शेयर किया है। वो कहता है कि हमारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 बिलियन 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने अपना रिसर्च जो इंडिया में किया है उसका डेटा हमारे साथ शेयर करिए प्लीज। हाय अनुपम। तो अगर हम देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या जो खर्राटे के साथ सांस रुकने की बीमारी है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि ना तो मरीज उसको पहचान पाता है और ना ही डॉक्टर पहचान पाता है, और इस वजह से हम सोचते हैं कि ये बहुत अनकॉमन बीमारी है। जब किसी मरीज को पता चलता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो वो घबरा जाता है, पर असली चीज ये है कि ये बहुत कॉमन है। तो जैसे आपने बात करी कि भाई इंटरनेशनल डेटा क्या कहता है, ये बहुत कॉमन है। तो जो इंडियन डेटा है, हमने अभी एक रिसर्च किया है जिसमें पाया है कि लगभग 11% भारतीयों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखो ये 11% का मतलब है करीब 14-15 करोड़ लोग जिनको की स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। और इनमें से क्या है कि करीब 8 से 10 करोड़ वो हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम कम है जी। तो अब इन लोगों को डायग्नोज करना, इनकी बीमारी का पता करना, इनका इलाज करना, ये एक बहुत बड़े लेवल का काम है। पर ये सब हमारी, ऐसे सर ने बोला, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक को, डॉक्टरों को इस चीज की जागरूकता हो कि स्लीप एपनिया के लक्षण क्या हैं और उसको कैसे पहचाने और कैसे उसका इलाज करें। ओके तो सर स्लीप एपनिया से आपका क्या अर्थ है? हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा आप इलैबोरेट तरीके से समझाएंगे कि व्हाट इज स्लीप एपनिया एग्जैक्टली? तो एपनिया, स्लीप मतलब नींद में और एपनिया मतलब सांस का रुकना। जो अंग्रेजी है उसका मतलब ये है, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बंद हो जाना। तो जब आप सोते हैं होता क्या है, सांस नाक से जाता है, नाक के पीछे गले के रास्ते फेफड़े तक जाता है। अब सोते वक्त प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां से लेके और यहां तक ये जो रास्ता है, इस रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक आता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो सांस रुकने लगता है। उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यानी आपका जो सांस की नली है वो कहीं ना कहीं से बंद होती है, भले वो आपका तालू पीछे गिर जाए, आपकी जीभ भारी हो, सोते वक्त वो पीछे गिरने से सांस का रास्ता बंद होता है। उससे क्या होता है, जितनी सांस अंदर जानी है उससे कम सांस जाती है या बिल्कुल नहीं जाती। उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप रात को सो रहे हैं, सांस जा रही है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सांस अंदर जाना रुकेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन, जैसे सब कोविड में सबने नापना सीख लिया कि भाई मेरा 98 है, 97 है। अब जब आप रात को सो रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। जब वो डाउन होने लगेगा, वो 92 पहुंचेगा, 91 पहुंचेगा, 90 पहुंचेगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि भाई ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। तो होता क्या है कि ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा ये साइकिल चलता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है, फिर सांस नॉर्मल होती है,
और फिर सेम साइकिल चलता रहता है। होता क्या है कि इस हिसाब से आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी सांस रुकती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और ब्रेन बार बार जागता रहता है। तो ओके। नींद जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, मींस जो नींद कंटिन्यूअस होनी चाहिए कंटिन्यूअस ना होकर उसमें रुकावट आती है, जी और उसकी वजह से जब सुबह उठते हो आप तो आप फ्रेश फील नहीं करते। ये बेसिक प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ। जी। तो कहना का मतलब ये हुआ कि जो नींद लंबी होनी चाहिए एट अ स्ट्रेच और गहरी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, वो नींद सुपरफिशियल यानी कि डीप नहीं हो रही है और फ्रेगमेंटेड हो रही है यानी कि लंबी नहीं हो रही है, तो ब्रेन रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। यस। And of course, this puts tremendous stress on heart and as well as brain. And यस। so, sir, my next question is to Dr. Srinivas. Sir, we have seen that this puts tremendous stress on our body. So, what are the possible complications, side effects of obstructive sleep apnea on human body? क्या क्या दुष्प्रभाव हैं obstructive sleep apnea के इंसानी शरीर पर? तो बेसिकली जैसा डियर कलीग हैज एक्सप्लेन ब्यूटिफुली कि हो क्या रहा है, पैथोलॉजी में क्या हो रहा है, होता एग्जैक्टली अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ पे गिर रही है? इट इज फॉलिंग ऑन द न्यूरो बिहेवियरल सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. These two are the primary end damages that are happening. तो कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं? बेसिकली हार्ट के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है. देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक्स, एंड इट हैज बीन सेड दैट ऑलमोस्ट 85 to 90% of nighttime heart attacks can be because of obstructive sleep apnea. जो अनडायग्नोज्ड अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स जो होते हैं, that could be because of obstructive sleep apnea. दूसरा है सांस बराबर से अंदर नहीं जा रही है, so the lung is trying to pull against a closed airway, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर आ जाता है, जिसके वजह से एसिडिटी बहुत आती है, तो एसिड रिफ्लक्स आ जाता है पेट से. That causes more effect on the airway system, making it further narrower. तो ये एक chicken and egg story जैसा हो जा रहा है. If you look at it from an opposite direction, क्योंकि बार बार आदमी को उठना पड़ता है, whether it is a child or an adult, स्लीप बराबर से रिफ्रेश नहीं होने की वजह से इरिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, माइग्रेन्स ज्यादा होते हैं क्योंकि आदमी को बराबर से डेप्थ ऑफ स्लीप नहीं मिल रही है. तो हम उठते ही पीपल कीप टॉकिंग अबाउट मेरे को ब्रेन फॉग हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इश्यूज लाइक अनकंट्रोल्ड माइग्रेन. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज द इफेक्ट इट इज हैविंग ऑन द रिदम ऑफ द हार्ट. जो बराबर से रिदम हार्ट की होनी चाहिए, because of recurrent episodes of not being able to breathe, ये हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ के इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, जिसको रिदम प्रॉब्लम्स बोला जाता है. जी सर. सो इट इज अ सिंगल कंडीशन दैट हैज मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स, नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, राइट फ्रॉम हेड टू टो, whether directly or indirectly it has a effect. सर, तो डॉक्टर सौरभ से मैं पूछना चाहूंगा सर, ये तो रहे एडल्ट्स के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, what are the side effects that we see in pediatric age group? Do they have the same kind of problems from obstructive sleep apnea? तो जैसे डॉक्टर किशोर सर ने बताया कि बड़ों में तो लक्षण अलग होते हैं कि भाई नींद पूरी नहीं हुई, थकावट रहती है, सर में दर्द रहता है, इस तरह के लक्षण होते हैं. बच्चों में क्या चीज है कि बच्चों में ये लक्षण कॉमन नहीं होते. होता क्या है, बच्चा शरारती होने लगता है, इरिटेबल होने लगता है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम है, अटेंशन नहीं रखता. बच्चे को आप पढ़ाने बैठोगे वो पढ़ेगा नहीं, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी, आप जहां उसको बिठाओगे वो शांत नहीं रहेगा, इरिटेबल रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा. तो ये लक्षण ऐसे होते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि यार मेरी सुनता नहीं है बच्चा,
या इसको कोई और प्रॉब्लम है। कोई ये देखता नहीं है कि भाई उसकी नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है, वो खर्राटे ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बिहेवियरल चेंज। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि उसका बिहेवियर बदल रहा है या उसकी स्कूल में वो पिछड़ रहा है और आपको लगता है कि वो मेहनत करने की कोशिश करता है पर फिर भी नहीं पहुंच पा रहा, तो आप देखो कि भाई क्या उसकी स्लीप पूरी हो रही है या उसका स्लीप का टाइम पूरा है या वो बिल्कुल। खर्राटे लेता है रात में, तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए उसके लिए। कुछ बच्चे रात के टाइम पे बेड में यूरिन यानी कि पेशाब पास करना और दांत को घिसने जैसी प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं। क्या ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सूचक यानी कि इंडिकेटर हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पर ये बहुत कॉमन नहीं होते हैं। हालांकि ये भी हो सकते हैं बच्चों में, पर बहुत कॉमनली नहीं होते हैं। बच्चों की तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चों में कोई सोचता नहीं है कि खर्राटा बीमारी है। बच्चों की मम्मियां सोचती हैं कि ये तो नॉर्मल है, थोड़ा गहरी नींद में है। जब तक माँ बाप ये नहीं समझेंगे कि बच्चे में खर्राटा आना एक खतरनाक बीमारी का लक्षण है, तब तक वो पकड़ेंगे नहीं उस बात। बिल्कुल। तो डॉक्टर सौरभ, क्या आप कोई ऐसा संदेश इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि खराटे से संबंधित अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं इस बारे में? ओके, एक तो चीज ये है कि अगर आपके घर में किसी को खर्राटा की प्रॉब्लम होती है तो ये नॉर्मल नहीं है। जी। खर्राटा मतलब कभी वंस इन अ वाइल, 10 दिन में एक दो बार कभी लिया किसी ने तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई नियमित रूप से खर्राटे ले रहा है, हर रात लोगों की नींद डिस्टर्ब कर रहा है, लोग बगल वाले कमरे में जाके सोना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो खर्राटा तो एक बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण है। उस स्थिति में आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं अपनी नींद का टेस्ट कराना चाहता हूँ। जी। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट प्रॉब्लम डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर उसको डिसरिगार्ड कर देता है कि नहीं ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जी। पेशेंट को इतना एजुकेट होना पड़ेगा कि वो जाके बताए कि इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। दूसरा जो घरेलू नुस्खे इसके कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा करवट से सोएं। जो लोग कमर के बल सोते हैं उसमें खर्राटे ज्यादा होते हैं। तो हम जितने भी खर्राटे के मरीज आते हैं हम सबको बताते हैं आप कुछ और करो ना करो, कम से कम करवट के बल सोना शुरू करो। जी। अपनी स्लीप को नियमित रखो। मीन्स एक जिस टाइम आपको सोना है उस टाइम सो, जिस टाइम उठना है उस टाइम उठो। रोज अपना शेड्यूल मत बदलो। उस हिसाब से क्या होता है कि आपकी बॉडी की क्लॉक जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो फिक्स रहती है। जी। पर जो साइड से लेटने की चीज है, मतलब कमर के बल ना सो के चाहे करवट से राइट साइड या लेफ्ट साइड सो, उससे क्या होता है कि सांस का रास्ता खुला रहता है और खर्राटे की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। पर उसके बावजूद भी आपको एक फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहने की बात ये रही कि अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों में इस टाइम पे इस बीमारी को लेकर कम है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम यही जागरूकता, यही अवेयरनेस लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो सर, डॉक्टर श्रीनिवास से मैं पूछना चाहूँगा सर, डॉक्टर सौरभ ने बात करी नियमित रूप से सोना, नियमित रूप से जागना। तो ये जो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनसे हम इन जनरल अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो या ना हो। तो इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। अनुपम, बहुत अच्छी टॉपिक चुना आपने। आई थिंक स्लीप हाइजीन हम सब में होनी चाहिए, आप में, मुझ में, सब में होनी चाहिए, और बच्चों में ज्यादा। ये अभी टेक्नोलॉजी के वजह से हो, जो भी अपने लाइफस्टाइल के वजह जी। से हो, हम बराबर से स्लीप का हाइजीन, हम स्लीप हाइजीन का पालन नहीं करते हैं बराबर से। सो स्लीप हाइजीन होती क्या है? स्लीप हाइजीन होती है बोरिंग स्लीप पैटर्न, कि अगर आप सोना चाहते हो एग्जैक्टली सेम टाइम पे सोना होगा एवरी डे, नंबर वन। नंबर टू, आपकी रूम की लाइटिंग और मूड ऐसी होनी चाहिए कि यू शुड गो टू स्लीप। हम लोग करते क्या है, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, वी ऑलवेज वॉच समथिंग ऑन और द अदर, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, एंड ब्रेन को इतना एक्टिव रखते हैं कि ब्रेन एक्चुअली पूरा टायर होने के बावजूद वो स्लीप में जा नहीं सकता। जी सर। वैसा वो
एक्टिव स्टेज में रहने की वजह से स्लीप के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्लीप जितना, जैसा पहले भी हमने बोला है कि स्लीप इज एज इम्पोर्टेंट एज बीइंग अवेक। सो द बेसिक थिंग इज, जितना आप अवेकनेस को इम्पोर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इतना स्लीप को नहीं दे रहे हो। जी So सर। you have to give sleep that due respect. So you have to. There are certain things that you should do. Like I said, have a good room temperature. Have a घर आते ही you have a good bath. खाना खा लो and try not to get into things that can stimulate your brain. Okay, forget. So लोग ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं कुछ करता नहीं हूँ, आई गो बैक एंड रीड अ बुक। क्या बुक पढ़ रहे हो आप? फिक्शन। तो उसमें सम मर्डर स्टोरी आप पढ़ रहे हो। सो इवन इफ यू डोंट गेट इनटू नेटफ्लिक्स और इंस्टा, अगर आप कुछ एक्टिव डेथ मर्डर मिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, तो ब्रेन इज स्टिल एक्टिव। या लोग क्या करते हैं, दे कम होम आफ्टर अ टायर्ड डे और जिम कर लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन में। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू कि देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग डाउन रूटीन, जिसको हम बोलते हैं, जैसा व्हेन वी वर यंग देयर यूज्ड टू बी की डॉल्स, तो पूरे की देते थे एंड देन हाइपर एक्टिव होती है डॉल, देन जैसा जैसा की अनवाइंड हो जाती है द टॉय बिकम्स वेरी स्मॉल स्लो। सिमिलरली बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए। यू हैव टू slow down the body. You have to bring the body to such a level wherein you are going to unwind the activity of the body. Sit in a very nice place. Maintain the temperature beautifully. Eat food at least 2.5 to 3 hours before lying down. These are small things that can make a good, sleep hygiene, so that you can have good quality of sleep. Okay, sir. Thank you. So, Dr. Saurabh, do you want to add anything to the sleep hygiene routine that Rishi Kishore just told us all about? No, I think sir has kind of mentioned everything. But what I want to tell everybody in very brief is that if you want to live a long and healthy life, you have to pay attention to your sleep, and that means you sleep at a fixed time. Don't indulge in social media. Don't indulge in any fights in the night. Just relax whenever you are going to bed. Don't eat 2 hours before sleeping. So those are the things which you have to take care of. आजकल क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इंजीनियर्स हैं, वो 4-4 घंटे सोते हैं। आपको सिर्फ स्लीप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लोगे तो यू कैन नॉट बी फ्रेश, आप दिन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। लोग करते हैं 4 घंटा सोते हैं, बाकी घंटे काम करते हो, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ मैं तो सोता भी हूँ पर फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो जो स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर किशोर sir, do you have any message for our viewers? So I think the message is very beautifully given by the World Sleep Society, जो आपके बैनर में है, Sir. which is, and I think all of us should say it together. Okay. Sleep is essential for health. Yes, exactly. बहुत बहुत बढ़िया statement है, and we owe it to the World Sleep Society that it is bringing such a beautiful occasion for all of us to bring awareness about sleep. जैसा डॉक्टर सौरभ ने बोला है, sleep is so important, and people आते हैं 4 घंटे sleep लेके, which is just not possible to see. Sleep इतना important है कि पूरा दिन में जो आप करते हो तो आपकी कंप्यूटर के रैम में रह जाता है. It does not get settled into long-term memory. अगर आपको हार्ड डिस्क के ऊपर रैम के जो फाइल्स है वो कॉपी करना है तो आपको डेफिनेटली इतना स्लीप की ड्यूरेशन देना ही है आपको. So it is imperative that you have to give equal attention to sleep
as much as you give attention to your day. बिल्कुल सर. So that is the message for all our viewers. Please give importance to your sleep, and please don't brag about sleeping 4 hours a day. That is just not possible in the long run. और स्लीप की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट. और स्लीप हाइजीन मेजर्स का आप लोग ज़रूर पालन करें. अगर आपके घर में कोई खराटे लेता है या उसको स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उसकी स्लीप पैटर्न्स को चेक करिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. ENT सर्जन्स, पल्मोनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट आर देयर who can help you out, and I request you to please get yourself aware about this condition, because this is the disease of 21st century. Obstructive sleep apnea is rising like anything, and बहुत जल्दी हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स होंगे इस प्रॉब्लम के. तो प्लीज़ अपने घर में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बनाइए, इसके रिगार्डिंग बात करिए, और किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. On that note, I would like to conclude today's podcast. Thank you so much, Dr. Srinivas Kishore and Dr. Saurabh Mittal, for joining us. Thank you. Thank you, Anupam. Thank you very much. Thank you all of you for joining us on this occasion of World Sleep Day. आज विश्व निद्रा दिवस है और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमसे जुड़ने के लिए. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इस चैनल के ज़रिए हमारी मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ एजुकेशन मटेरियल पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच.